हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक, आईटीआई एंड पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित साइंस का 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इस बार पॉलिटेक्निक आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट कर हमें यह जरूर बताएं कि 25 प्रश्न में आप टोटल कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि कंप्यूटर वायरस होता है एक। वो आपका जो कंप्यूटर वायरस जो होता है वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। यानी कि आपका पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है वह सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कि कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे समझिएगा। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो वो जो आपका सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि जीवाश्म का। अब समझिएगा, कार्बन डेटिंग का उपयोग जैसे कि हजारों साल पहले, 1000 साल, 100 साल, 500 साल पहले कोई जीव की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि डायनासोर का पता किस तरह से चला, तो वो कार्बन डेटिंग से पता चला। जब डायनासोर का हड्डी मिला तो उस हड्डी को कार्बन डेटिंग के द्वारा उसकी निर्धारण आयु ज्ञात किया जाता है कि यह जो आपका डायनासोर है कितने वर्ष पहले इसकी मृत्यु हुई है। तो जीवाश्मों के आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेकलर ने की थी, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि आपका साइंस का छठा वीडियो है, 7 वीडियो है, सातवां वीडियो है, सातवां वीडियो है। छठा वीडियो 6 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो 6 वीडियो भी देख लीजिए। उसमें भी हम सारे वीवीआई क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो 6 वीडियो को देख लें। चलिए देखिए अगला प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे थे, और देखिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखिए और कमेंट कर हमें यह जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को सही जवाब दिए हैं, ताकि हमें भी लगे कि आपका तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही जो आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी बीटा किरणें के। बीटा किरणें जो है उसको उत्सर्जन से संभारिका उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपका है गामा किरणें किससे बनी होती है। गामा किरणें जो है वह किससे बनी होती है। तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है, यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। तो मैग्नीशियम की तुलना में आपका एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो अधिक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी एल्युमिनियम होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि NaCl में यह बंद होते हैं, कैसा बंद होते हैं। ऑप्शन ए में आयनिक, बी में सहसंयोजी, सी में उप सहसंयोजी और डी में H बंद, हाइड्रोजन बंद। तो NaCl में जो आपका है वो आपका ऑप्शन यानी कि आयनिक बंद होते हैं। कैसा बंद होते हैं, आयनिक बंद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है।
तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस जो आपका है उस हरित गृह प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस को जो क्षति पहुंचाता है वह जो आपका है ऑप्शन से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अधिक क्षति पहुंचाता है ग्रीन हाउस प्रभाव को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यानी एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में जो आपका है अधिकतम कार्बन की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। लिग्नाइट, डोलोमाइट, ये सब जो पीट कोयला है ये सबसे अधिक मात्रा में आपको कार्बन पाए जाते हैं एंथ्रासाइड कोयले में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाती है? इसलिए टूट जाती है क्योंकि बोतल जब जमता है, पानी बोतल में जब पानी जमता है तो पानी फैल जाता है। इसलिए फैलने के कारण देखिए एक बोतल है, इसमें पानी आप पूरा एकदम फुल करके भर दीजिए और फ्रिज में इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख दीजिए, टेम्परेचर दे दीजिए। तब देखिएगा जब पानी जमेगा तो वह पानी फैलेगा, जिसके कारण वह बोतल जो आपका है फट जाएगा। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, इसीलिए बोतल टूट जाता है। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप फट जाते हैं क्यों ठंडे के दिनों में? तो उसका भी यही कारण है कि ठंडे के दिनों में जब पानी जमता है तो फैलता है, इसीलिए पाइप या बोतल हो वो फट जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ठंडे देशों में झील जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे जलीय जीव जिंदा रहते हैं क्योंकि, समझिएगा अब इस प्रश्न को। ठंडे देशों में जो होता है झील का जो जल होता है वह उसका ऊपरी सतह जो होता है वह जम जाता है। तो कह रहा है कि जब ऊपरी सतह जम जाता है तो उस जलीय जीव जिंदा क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि वह झील का जो है ऊपरी सतह सिर्फ जमता है, नीचे का जो आपका तल है वह लिक्विड अवस्था में रहता है। तो वह जो लिक्विड अवस्था में रहता है तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। जो जल का अंदर यानी कि जो उसका जमा हुआ परत है उस परत का नीचे का जो जल है उसका टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए जलीय जीव जिंदा रह पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि अंदर का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भूकंप तरंगों की चित्रित किया जाता है, यानी कि भूकंप तरंगों की किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंग को हम लोग मापते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती। तो ध्वनि तरंगे जो आपका है गमन किस में नहीं करती है? तो वह निर्वात में गमन नहीं करती है, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता की जो मात्रा डायोप्टर भी होता है और प्रति मीटर दोनों होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी दोनों होगा, डायोप्टर प्लस प्रति मीटर दोनों होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणें की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है वो आपका रोंटगेन है, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है रोंटगेन। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्स किरणें बाई किरणें की खोज। तो एक्स किरणें की खोज रोंटगेन। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है, किसके कारण होती है गोल? पृष्ठ तनाव या गुरुत्वाकर्षण या निम्न ताप के कारण? तो वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल होने के कारण पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? डायनामाइट आपका एक विस्फोटक पदार्थ है कि तो उसी का आविष्कारक, डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? तो डायनामाइट का जो आविष्कारक है वो आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है डायोड बल्ब का आविष्कारक किसने किया? तो डायोड बल्ब का जो आविष्कारक है वो आपका फ्लेमिंग ने किया था, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत सेल के द्वारा
रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अब वह परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत सेल यानी बैटरी में आपको रासायनिक ऊर्जा रहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी ऑप्शन डी बी में सी मेरा बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है वो आपका क्यूरी है, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाशीय सेल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाशीय सेल जो आपका है आपको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घोड़ा गाड़ी को न्यूटन के किस नियम के अनुसार आगे की ओर खींचा जाता है? तो घोड़ा गाड़ी के वह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार आगे की ओर खींचा जाता है, यानी इसका आंसर मेरा ऑप्शन सी होगा, तृतीय नियम। चलिए अगला प्रश्न आपका है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर एक यंत्र है जिससे आपको क्या मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा